आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका आपके अपने चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल एक बार फिर से स्वागत और हमारे जितने प्रिय विद्यार्थी एलटी ग्रेड वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, तो उनके लिए सबसे पहले आपको पता है कि अपना सीधा कॉन्सेप्ट है पढ़ाई भी और प्रैक्टिस भी। ये सारी बातें मैं बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले आज हम आपका जो एलटी ग्रेड में यानी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपका इतिहास और नागरिक शास्त्र का सिलेबस है, पाठ्यक्रम उसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। और हाँ, शुरू से लेकर लास्ट तक आप से बने रहिएगा। फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि आपको पूरी कॉन्सेप्ट यानी पूरी थियोरी की क्लास, जहाँ पर कॉन्सेप्ट और ट्रिक इतिहास को याद करने के एक से बढ़कर एक शानदार तरीके। और आपको ये भी पता होगा कि आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा अच्छे से क्लास भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपको देखनी है। और इसके अलावा प्रैक्टिस भी का मतलब है कि डेली हम आपके टॉपिक का प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं, तो डबल डबल क्लास आपको मिलने वाली है। आप भी पढ़िए, दोस्तों को भी पढ़ाइए। इसी बात पर सब लोग एक बार सेशन लाइक करिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। तो आपको सबसे पहले मैं सिलेबस दिखा देता हूँ, क्योंकि कहा जाता है वेल बिगेन इज हाफ डन। अगर किसी काम की सही शुरुआत की जाए तो समझिए कि आधा काम स्वतः हो गया। तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस आपका क्या है। चलिए भाई, देखते हैं लोक सेवा आयोग ने सिलेबस क्या दिया है। आपके इतिहास का, नागरिक शास्त्र का, सामाजिक विषय के अंतर्गत हम आपके 2 विषय यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। और जितने भी विद्यार्थियों का सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास और साथ ही साथ में नागरिक शास्त्र है, वो आराम से हमारे साथ जुड़ेंगे और तैयारी करेंगे। कहीं किसी का कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जब खरीदे गए कोर्स से बेहतर क्वालिटी और क्वांटिटी हम आपको देने वाले हैं, तो आप अपने उस पैसे को बचा के रखिए, फॉर्म वगैरह भरने की आपके काम आएगा। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? सिलेबस पूरे धैर्य के साथ सिलेबस शुरू करेंगे। देखिए, शुरुआत अगर आपने सही कर दी तो सारे काम अच्छे होंगे। एलटी ग्रेड, अब एलटी ग्रेड के बारे में विज्ञापन आ गया, सारी बातें सब कुछ आप जानते हो। आज टू द पॉइंट आपके केवल सिलेबस पर मैं आने वाला हूँ। अगर हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, चलिए सबसे पहले इतिहास आ गया आपके सामने। अब देखिए, इतिहास का जो आपका सिलेबस है, आप सब लोगों को पता है कि आपका जो एलटी, इस एलटी ग्रेड के एग्जाम में इतिहास विषय कुल कितने आएंगे? 60 आएंगे। भाई, तो आपको याद है ना, कुल 150 सवाल आपका प्री में पूछा जाना है। 150 सवाल कुल प्री में पूछा जाना है। 120 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल हो जाएंगे। अब 30 नंबर का आपका जीएस। आज हम आपके सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, 60 प्लस इतिहास, 60 नागरिक शास्त्र का होगा। अब देखिए, इसको क्या पढ़ना कैसे, वो मेरा काम है। बता तो रहा हूँ कि डेली शाम को इतिहास की क्लास, बिल्कुल क्लास है, थियरी वाली क्लास। यूट्यूब पे केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस है, जिसमें मैं आपको देखिएगा पहली बार पूरा ए टू जेड, पहले चैप्टर से लेके आखिरी तक, चाहे वो इंटरेस्टिंग टॉपिक हो चाहे ना हो, हम आपको खुश करने के लिए नहीं, इस स्टाइल में पढ़ाएँगे, परीक्षा में सारे सवाल आपके अच्छे से हो जाएँ तो आप अपने आप खुश हो जाओगे। कि शाम को क्लास आ रही है डेली शाम 7 बजे सिलेबस के साथ, रोज़ जुड़िए सभी लोग। चलिए भाई, सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास में पहला टॉपिक आपका भारतीय प्रागैतिहासिक की प्रमुख विशेषताएँ। अब जैसे हम भारतीय प्रागैतिहासिक विशेषताएँ की बात की, तो आपके ध्यान में तुरंत याद आया होगा कि चलिए भाई, शुरुआत कर रहे हैं सर, तो कम से कम इतिहास का पिता हेरोडोटस याद आया होगा। भारतीय इतिहास का पिता तो आपको मेगास्थनीज याद आया होगा। तो प्रागैतिहास का पिता तो रॉबर्ट ब्रुसफुट की याद आया होगा। या फिर इतिहास शब्द का जिक्र सबसे पहले कहाँ? अथर्ववेद आपके ध्यान में आया होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो यानी प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में अब हम क्या करेंगे? ये थॉम्सन के द्वारा जो विभाजन किया गया, यानी हम क्या करेंगे? पाषाण काल के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना भाई? सारी चीजें पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, किस प्रकार से मानव अपनी शुरुआत करता है एक आखिर तक, या ये कह लिया जाए खाना बदोश जिंदगी से, यायावरी जिंदगी से बढ़ करके महलों में रहने वाला आज मानव कैसे आगे बढ़ेगा। तो प्रागैतिहासिक आपकी है। तो चाहे कोल्डिहवा की बात होगी, या लोहदा नाला से सबसे पहले मातृ देवी की मूर्ति की प्राप्ति होगी, या लहुरा देवा से आप देखेंगे जब पहली बार धान का साक्ष्य मिलेगा, गेहूं और जौ आज भी मेहरगढ़ माना जाएगा। क्या, क्यों और कैसे, ये सारी बातें हम
सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की आन बान शान सिंधु सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता आपके सिलेबस में रखी गई है। जहाँ से सिंधु सभ्यता की अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तो आप सब जानते हैं, आपका क्या नगर नियोजन, यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो खास तौर के संदर्भ पे हम आपको बताएंगे कि वास्तव में नगरों की प्रमुख संख्या तो आपके साथ है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ प्यारा सा ट्रिक बताएंगे कि खोज लोकाभ क्या है। चलिए 60 में सुनते जाइए। प्रागैतिहासिक आपका पहला टॉपिक हुआ, और वहीं पर जो दूसरा टॉपिक स्टूडेंट आप करने वाले हो, तो दूसरा टॉपिक आपका हुआ भाई, दूसरा टॉपिक आपका क्या है, सैंधव सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे। तो दूसरा टॉपिक आपका सैन्यता का हो जाएगा। इसके बाद में हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते रहेंगे आप सबके लिए। अगला टॉपिक आप लोगों का होगा कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आपका नगर नियोजन खास तौर पे हड़प्पा मोहनजोदड़ो का देखना है, प्रस्तर मूर्तियां देखना है, ऋण मूर्तियां, और इनका जो धर्म है कैसा रहा है वो देखना। फिर आएंगे हम लोग वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का मतलब क्या है आपके लिए, वैदिक काल है यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म। और इसके बाद हमें उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन हुए वो यहाँ पर देख, यानी हमें यहाँ चारों वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, जितनी भी चीजें वो हम उनको जानेंगे। कितने महत्वपूर्ण स्टेट जानेंगे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ रही हैं उत्तर वैदिक से ऋग्वैदिक काल में कैसे बदल गई हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं के साथ एक बेहतर परिस्थिति बनेगी, उत्तर वैदिक काल में बदलेगी, और ये महिला के जो उन्नति है कैसे मैत्राणी संहिता में जाके स्त्री की तुलना शराब और जुआ से कर करके कहीं न कहीं स्त्री को छोटा दिखाने का प्रयास होगा। फिर अगला टॉपिक आपके एलटी ग्रेड में रखा गया है, धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म की विशेषताएं। जब चारों हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे तो साथ में हम शाक्त धर्म भी आपको पढ़ा देंगे, ताकि आपके विद्वत तैयार रहे, क्योंकि आपको प्रवक्ता भी तो देना है। चलिए भाई, इसके बाद अगला टॉपिक आपके यहाँ रखा गया मौर्य काल। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ें और मौर्य काल ना कोई नहीं सकता, क्योंकि आप होगी एक तरीके से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय राज्य है। और ये कह लीजिए कि जितना बड़ा विशाल साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का था, उतना तो अंग्रेजों का भी नहीं। सच बोले तो उतना बड़ा स्वतंत्र भारत भी नहीं था। क्यों, कैसे देखेंगे मौर्य पढ़ते समय। अब मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से नंद का विनाश होता है, और इसके बाद में यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना हो जाएगी। और खास तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां देखना है, का शासन बंद है, सार्वजनिक उसके द्वारा जो काम किए गए, अशोक के जो तमाम अभिलेख हैं देखना है, अशोक का धम्म क्या है, धम्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया, अशोक के द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य, जो जीने देने का संदेश, अशोक का इतिहास में मूल्यांकन, और मौर्य साम्राज्य के कारण। मौर्य साम्राज्य हमें विस्तार से पढ़ना है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य से आप सब जानते हो बड़े आराम से 2 से लेके 3 कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए प्रश्नों का विश्लेषण हम बाद में करेंगे, और अब हम टू द पॉइंट पहले आपको सिलेबस समझाते चलें, ताकि आप एक-एक चीज़ समझ लें, तुलना कर पाएँ कि अगर आप टीजीटी, पीसीटी भी तैयार कर रहे हैं तो कौन-कौन सा टॉपिक कॉमन है। बाकी भी सेशन के लास्ट में किताब और प्रैक्टिस पेपर की भी बात करूँगा। फिर अगला टॉपिक आपका क्या लगा, गुप्त वंश लगा है। गुप्तों का राजनीतिक इतिहास, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमार गुप्त है, और इसके बाद स्कंदगुप्त। भाई इसके बाद क्या होगा, मुगलों का पतन, अरे गुप्तों का पतन हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे हूणों का आक्रमण हो जाएगा, उसका प्रभाव और गुप्त साम्राज्य के ये कारण है। अगला टॉपिक आपका है वो है चोल काल। चोल काल में राजराज प्रथम की उपलब्धियां हैं। आपको याद है ना, उत्तरी श्रीलंका पर इसने पहली बार विजय हासिल किया। तो राजेंद्र चोल जिसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया, बंगाल को चोलों की झील बना डाला, गंगई कोण चोलपुरम की स्थापना उसने कर डाली। और चोलों की एक बात और याद रखिएगा, स्थानीय शासन इनका बड़ा फेमस, उत्तर मेरू वगैरह। फिर इनकी जो कला और संस्कृति है वो हमें देखने की। अगला है प्राचीन भारत में, अच्छा नहीं, आपका विदेशी आक्रमण रखा गया, मेडुअल वाले ही।
अरबों का आक्रमण यानी मोहम्मद बिन कासिम और उसका क्या प्रभाव रहा। फिर महमूद गजनवी का आपने पढ़ा होगा, 17 बार भारत पर आक्रमण करता है, का क्या प्रभाव पड़ा भारतीय राजनीति। या फिर मोहम्मद गोरी का आक्रमण और उसका प्रभाव, और आपको पता है कि इसका प्रभाव में खास तौर पे तराइन का पहला युद्ध, प्रकार से गुजरात में हारा, तराइन का पहला युद्ध हारा, फिर भी तराइन के दूसरे युद्ध में जाता है, चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित करता है, और मरने से पहले कहीं न कहीं इसके जो दास हैं सशक्त हैं, और ये दासों को अपने पुत्रवत मानता है, क्योंकि आने नहीं की। और आपको पता है कि भारत में क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक कहीं न कहीं तुर्की वंश यानी इस्लाम वंश की स्थापना करें। अब हमें अगला टॉपिक लेना है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो राजनीतिक प्रशासनिक इतिहास है, इसमें हमें कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ना है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को पढ़ना है। फिर बलबन को, इसका ये मतलब नहीं है हम कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ेंगे तो आराम शाह छोड़ देंगे, आराम शाह को भी पढ़ेंगे, इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, रुकनुद्दीन फिरोज भी पढ़ेंगे, शाह तुर्कान को भी पढ़ेंगे, रजिया सुल्तान को भी पढ़ेंगे, आराम शाह को भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बेसिक बेसिक इन्होंने जो बड़े-बड़े शासक हैं उनका नाम लिया है। बलबन, फिर हम सीधा आ जाएँगे खिलजी वंश में, अलाउद्दीन खिलजी। बलबन पढ़ेंगे, कै खुसरो को पढ़ेंगे, बुगरा खां को पढ़ेंगे, तुगरिल का विद्रोह भी पढ़ेंगे। फिर देखिए अब खिलजी वंश में इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी का नाम नहीं लिया, तो भी तो हमें पढ़ना, पूरी खिलजी प्रांत ही पढ़नी है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था भी पढ़नी होगी। आगे हम चलेंगे तुगलक वंश में, मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने दिया है, फिरोज तुगलक पढ़ना है। 1398 का तैमूर लंग का आक्रमण भी हमें पढ़ना है, और सैयद वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंतिम लोदी वंश आपके सिलेबस में। फिर शुरू हो जाएगा मुगलिया सल्तनत यानी मुगल वंश, इनका राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास, साथ ही साथ बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन। इन दोनों के बीच शेरशाह सूरी है, तो आप जानते हो शेरशाह सूरी तो हमें पढ़ना ही है। चलिए भाई, फिर हमें देखना है बहमनी साम्राज्य को, बहमनी साम्राज्य, इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य, मराठों का उदय, आपको याद आएगा शिवाजी महाराज, भगवा झंडा। चलिए, इनका मराठों का उदय और पतन हमें पढ़ना है। शिवाजी महाराज, अब जब शिवाजी को हम पढ़ेंगे, थोड़ा हम संभाजी को पढ़ेंगे, साहू को पढ़ेंगे, राजा राम को भी देखते, ताराबाई, शिवाजी द्वितीय को भी देखेंगे, और किस प्रकार से हम देखेंगे साहू जी महाराज, यानी ये जानने का प्रयास करेंगे कौन सा मराठा शासक रहा है जो औरंगजेब को पिता कह के संबोधित करता था, इसका पालन पोषण कहीं न कहीं औरंगजेब के साथ हुआ था, और जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती, मुअज्जम के कहने पर उस मराठा सरदार को छोड़ा जाता और जाकर के मराठों में 2 हिस्से बढ़ जाते, एक ताराबाई है, दूसरा साहू, यानी आपको उत्तर भी मिल गया होगा। चलिए, अगला है मध्यकालीन संघ, जिसमें हमें धार्मिक नीति, सूफीवाद, भक्ति, आंदोलन, कला, स्थापत्य, साहित्य से पढ़ना है। आपको याद है सूफीवाद, या नक्शबंदी सिलसिला, वर्दी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला, कादरी सिलसिला, सारे हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया वगैरह का नाम आपने सुना। नूज, दिल्ली दूरस्थ, भक्ति आंदोलन में आपका सूर, तुलसी, कबीर, गुरु नानक, बहुत सारे हमारे ऐसे महापुरुष हैं जिनको पढ़ना है। फिर मध्यकालीन समाज और अर्थव्यवस्था, उद्योग व्यापार हमें पढ़ना है। फिर हम आधुनिक भारत में आ जाएंगे, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो साथ साथ हम लोग पुर्तगालियों को पढ़ेंगे, फ्रांसीसियों को पढ़ेंगे, डच को देखेंगे, इनको भी देखेंगे, अंग्रेजों को भी। फिर आधुनिक भारत में कृषि, उद्योग और धंधे तथा व्यापार, आधुनिक काल की शिक्षा और संवैधानिक विकास, ये चीजें हमें पढ़नी है। और फिर आगे हमें 1857 के विद्रोह का कारण क्या है, स्वरूप क्या है, परिणाम क्या है। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण और सामाजिक धार्मिक आंदोलन, फिर राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भी हमें, स्वतंत्रता प्राप्ति के संदर्भ में हमें क्या करना, माउंट बेटन योजना को देखना है, और स्वतंत्रता के बाद का भारत विकास, यानी कुल मिला के आपका जो इतिहास का सिलेबस है शुरू हुआ आपका कहाँ से, प्रागैतिहासिक काल से शुरू हुआ,
यहाँ पे हम प्रागैतिहास से शुरू करेंगे और हम सीधा पहुँचेंगे तमाम उतार-चढ़ाव को देखेंगे, अनेकानेक विदेशियों का आक्रमण देखेंगे। ऐसे हम जानेंगे कि खैबर दर्रा से किस कोमल दर्रा से कौन-कौन आया है और कब-कब आकर के फिर समुद्र अचानक इम्पोर्टेंट हो गया। देखिए 1950 तक का इतिहास आप लोगों को पढ़ना है और ये महत्वपूर्ण बात है। एक बात और है कि आपका मेन सिलेबस है इतिहास में, लेकिन मेंस 10+10 यानी 20 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। वो चर्चा हम पहले कर चुके हैं आपके साथ। आज केवल आप पहले प्री वाला सिलेबस में सिलेबस भी देखते चलिए और हम आपको पढ़ाएँगे साथ ही साथ। डेली हमने आपको बता दिया इतिहास की जो पढ़ाई वाली क्लास है, थियरी वाली क्लास, जहाँ एक-एक कॉन्सेप्ट बड़े आऊँगा और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के साथ-साथ माय डियर आपको एक से बढ़कर एक बढ़िया प्यारा-प्यारा ट्रिक भी समझाएँगे। ट्रिक शौकिया नहीं, जहाँ आप भूलने वाले हो वहाँ पर बताएँगे। तो यहाँ पे ट्रिक भी कराएँगे, कब? रोज़ शाम 7 बजे और शुरू से लेके लास्ट तक सारी क्लास आपकी यूट्यूब पर होगी, कहीं दाएँ-बाएँ नहीं। सारा पीडीएफ, मैटर, नोट सब मिलेगा कीर्तिमान अकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। स्टूडेंट और साथ ही साथ रोज 10:15 पर डेली प्रैक्टिस कराता हूँ आज महीनों से, अभी भी आपका ये मिशन जारी रहे। तो आप 7 बजे मेरे साथ इतिहास को पढ़िए और 10 बजे प्रैक्टिस, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईमानदारी से आपने इतना पढ़ लिया तो मुझे पता है कि आप टॉप करने का काम कर ले जाएँगे सर, ठीक है? लेकिन शर्त है जब रेगुलर रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, रोज़ रहेंगे जो डाउट्स होगा पूछते। चलिए भाई ये तो बात हो गई इतिहास की। अब आइए ज़रा हम आपका जो सिविक्स है, नागरिक शास्त्र उस करेंगे। आप चर्चा कर लीजिए फिर हम बात करने वाले चूँकि आपको पता है, कहते हैं कि पहले बताओ राजनीतिक सिद्धांत एक टॉपिक है। हमें नागरिक शास्त्र, प्रकृति क्या है, क्या है इसकी लेना है। राज्य जहाँ पे आप देखिए क्या भू-भाग, प्रभुता सरकार सारी बातें आप करते हैं ना। राज्य क्या है उसकी भाषा हम देखें। राज्य के निर्माण के तत्व कौन-कौन से? राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत, सत्ता का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, संप्रभुता, बहुलवाद, कानून और दंड के सिद्धांत, संविधान परिभाषा और वर्गीकरण, सरकारों को पढ़ना है कि संस्थात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार, अध्यात्मक संस्थात्मक सरकार जैसे अमेरिका की है, एकात्मक सरकार, संस्थात्मक अपनी भारत की, ब्रिटेन की, कनाडा की तमाम, संघात्मक सरकार, फिर सरकार के अंगों में हमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके अलावा प्रजातंत्र और अधिनायक तत्व, व्यक्तिवाद, उदारवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, फांसीवाद, ये सारी आपको याद होगा हाब्स, लॉक, रूसोव, टेस्टी हो गए आपके, ये जो तमाम लोग हैं सिफालश हो गए, इन सभी को हमें स्टेटमेंट क्या राज के बारे में विचार किया या हीगल का विचार क्या है, जेम्स क्या इसमें सोचा, अरस्तु ने क्या सोचा, प्लेटो ने क्या कहा, सबको हमें पढ़ना है नागरिक शास्त्र की। इसके अलावा प्रमुख विचारक के तौर पर अगर देखें थिंकर्स रखे गए हैं अपने एलटी ग्रेड में, वो ये हैं, टीजीटी वाले भी मिलाते चलेंगे। देखो ये प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, कार्ल मार्क्स हैं और भारत की तरफ से मनु को, कौटिल्य और महात्मा गांधी को आपको विचारक के तौर पर पढ़ना। अब भारतीय शासन और राजनीति सिलेबस क्या-क्या आप लोगों को दिया गया। यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, भारतीय संविधान की मुख्यताएं, जिनमें हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, आपको याद आएगा कि ये कहाँ से लिया है, भारतीय संविधान भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर आता है। नीति निर्देशक तत्व आपको याद होगा आयरलैंड के संविधान से दिया गया, पूरा बहुत मजे से पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करिए, ये टॉपिक भी आपको कवर करेंगे। इसके अलावा संघीय व्यवस्था हो गया जिसमें केंद्र राज्य संबंध है, महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया सब कुछ देख, मंत्रिपरिषद है, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरीक्षण भारत और अमेरिका में पाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राज्य की सरकारें हैं डबल इंजन, तो यहाँ पे हमें राज्यपाल देखना है, विधानमंडल, भारतीय राजनीति, जातिवाद,
क्षेत्रवाद ये जहर है समाज के लिए। सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल, दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का बिस्मार्क, निर्वाचन आयोग जिस पर आजकल बड़ी अंगुलियां उठ रही हैं, यहाँ से सवाल भी खूब बनेंगे, ध्यान रखना आप लोग। निर्वाचन प्रणाली क्या होगी? और चुनाव आयोग, बाप रे! चुनाव आयोग तो हमें बड़े डिटेल में पढ़ना होगा, चुनाव सुधार भी हम। इसके बाद भारतीय प्रशासन में आपका क्या है? नौकरशाही की भूमिका यानी ब्यूरोक्रेसी, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता, अशोक प्रताप, ये तमाम समिति बनी थी। कौन ने बात की? 73वां संशोधन, 73वां संविधान, 74वां संविधान, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, पढ़ना मजा आएगा। इतिहास और नागरिक साथ आपका कॉम्बिनेशन, ये मजा ही मजा है। इसके बाद में लोकपाल आपको पढ़ना है, लोकायुक्त पढ़ना, भारत की फॉरेन पॉलिसी। आप लोग याद हो जल्दी से, भारत भारत सरकार के इसमें वर्तमान में विदेश मंत्री, कमेंट बॉक्स में दीजिए। विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारत का पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के साथ संबंध क्या है मेरे दोस्त? तो ये हुआ सिलेबस, आपका डिस्कस कर दिया है अच्छे से। और आप लोग भी सिलेबस अपनी कॉपी में देखो, हर काम हवा में नहीं, हर चीज़ पीडीएफ प्रिंट आउट भी नहीं होता। हालाँकि हम बस आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, फिर भी हम कहेंगे कि आप लोग कॉपी साइड नोट बना लेना जिसमें बस लिखा होना बेहद। अब आपका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल की तरफ से क्या हेल्प होनी है? हमने बता दिया कि जिन लोगों को अपना इतिहास पढ़ना है, प्रैक्टिस करना नहीं, पढ़ने की बात कर रहा हूँ। इतिहास पढ़ना है तो इतिहास की पढ़ाई, इतिहास की जो पढ़ाई होनी है माय डियर, ये हम आपके लिए शाम 7 बजे क्लास ये लेके आ रहे हैं, मंडे टू सैटरडे, यानी मंडे से लेके शनिवार तक, मंडे टू सैटरडे डेली शाम 7 बजे मिले। और इतिहास की पढ़ाई के बाद डेली आपकी प्रैक्टिस होगी। डेली प्रैक्टिस चल रही है आपकी कब से? इतिहास की पढ़ाई वाली क्लास शाम 7 बजे से हो रही है और प्रैक्टिस रोज रात के 10:15। माय डियर, आपका इतिहास में कुछ भी कम रहने वाला नहीं है। इसके बाद इसका सारा क्लास नोट, सारी क्लासेज आपको लाइव मिलने वाली, ये भी पता है। तो ये हो जाएगा सारा, आपको हम क्लास नोट भी देते, सबका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, साथ ही साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आपके एग्जाम के आसपास जबरदस्त मॉडल पेपर, सारी चीज़ें। लेकिन इस सब कुछ का महत्व तभी है जब आप अधिक से अधिक विद्यार्थी लाइव क्लास के समय, आप में से बहुत सारे लोग बाद में देखते हो 2 गुना 3 गुना वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं होता। एक बार चीज़ों को पढ़िए इतने, तब आप अच्छे से तैयार हो जाए। और इतिहास जब हम पढ़ा रहे होंगे तो हमने कहा कि आपको कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ प्यारे-प्यारे ट्रिक भी बताएँगे, ताकि आप जहाँ भूलने की संभावना है, वहाँ पर भी सही आएँ। ठीक है फ्रेंड्स? इसके अलावा अगर कोई समाज शास्त्र विषय से तैयारी करता है, तो समाज शास्त्र की रोज़ शाम को 4 बजे से क्लास होती है। क्या मैम पढ़ाती हैं, शानदार क्लास है। आप पढ़िए, वहाँ पर भी सब कुछ फ्री है, क्लास नोट सब कुछ मिलने वाला, कुछ भी पूछने को आप स्वतंत्र हो। मेरे साथी, आज हमने आपका सिलेबस डिस्कस किया है और अब इसकी जो हम कल की आपकी क्लास लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर इतिहास, भारत का एक परिचय आपको बताने वाले, क्या सब कुछ पूरे इतिहास का विभाजन सिखाने वाला हूँ। इसके बाद पूरे के पूरे इतिहास के अंतर्गत इतिहास का मतलब क्या होगा, इतिहास के जितने महत्वपूर्ण विज्ञान है उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ फिर हम इतिहास में आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे सारे संपत्ति के बारे में जानकारी दूंगा, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, इसके बारे में बताऊंगा, पूरा भारत की स्थिति के बारे में बताऊंगा। चूंकि आपको मालूम है कि अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो भूगोल पता होना चाहिए। और कहा जाता है इतिहास क्यों पढ़ा जाना चाहिए, और इतिहास बिल्कुल आसान है, बस इंटरेस्ट लेके पढ़िए, तो इंटरेस्ट मैं जगाऊंगा। लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए तैयार होंगे, है ना, सब कुछ आप पर ही है। मैं अपना प्रयास कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, करता ही रहूंगा बच्चों को। तो पूरा का पूरा एक चीज, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ए का मतलब विश्व का मतलब सब। देखिए, बात मैंने, जो सरकार होती है, जो सच्चाई है, 22 साल से आपके कंपटीशन के बीच में मैं अपने अनुभव शेयर कर लूँ कि माय डियर, आपको बता दूं, जो भी सरकार होती है उसके हिसाब से बहुत सारे प्रश्न। अब जैसे वर्तमान सरकार को ले लें, थोड़ी दक्षिणपंथी विचारधारा की सरकार है, मतलब होता है थोड़ा धार्मिक महत्व होगा, राष्ट्रवाद की बात होगी, ऐसी चीज।
तभी तो आज देखिए बिपिन चंद्रा वगैरह किताब से सवाल कम आने लग गए। ये है ना? मैं भी चर्चा करूँगा आपके साथ। तो माय डियर आपको याद रखना पड़ेगा क्या? कि यहाँ पे हम आपको सारे के सारे जो सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता इनकी जानकारी दे देंगे। अब थोड़ा रामायण, महाभारत के बारे में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे इतिहास की चीज़ों को नए सिरे से ला करके उसका आयोजन किया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ है। ये सवाल आपके बनने वाले तो तमाम चीज़ों को अपडेट करते हुए पढ़ेंगे तब सवाल मिलेगा। बहुत सारी पुरानी किताबें बहुत शानदार है, लेकिन उनका महत्व घट गया है। तो इस सब मुद्दों पर चर्चा करें। इसके अलावा हमने कह रखा है कि एलटी ग्रेड वाले टेंशन नहीं लेंगे, जब हम कल क्लास में आएँगे तो आपको सारी बातें बुक्स वगैरह बताएँगे। फिर भी हमने कहा है कि आप लोग 2 चीज़ें करोगे, एक तो आप लोगों को जो आपका यूपीएससी का जो भी सॉल्व पेपर चक्र का पूर्वावलोकन ले लीजिएगा। एक तो आपको यूपीएससी वाला सॉल्व लेना पड़ेगा, दूसरा जो आपका टीजीटी, पीजीटी वाला है। टीजीटी, पीजीटी वाला चाहे यूथ का लीजिए, चाहे घटना चक्र का, जिसका आपको ठीक लगता हो या किसी और का हो आप ले लीजिएगा। लेकिन आपको ये लोक सेवा आयोग वाला पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद हमने कही थी समय कम रहेगी, आप चाहें तो बेस बुक रखना है तो एसके पांडे सर की रख लीजिएगा। वैसे हमने तमाम किताबें आपको बता रखी है, या केवल एक ही पुस्तक रखनी है। हमने कहा था नाथ पब्लिकेशन बढ़िया निकाला है। आपका टीजीटी, एलटी सारे कवर हो जाएँगे, असिस्टेंट प्रोफेसर तक की चीज़ें जाएँगी। और क्या पढ़ना, कितना पढ़ना वो तो मैं बताता जाऊँगा ना, आपको कर नाथ पब्लिकेशन किताबें भी ले सकते। बाकी इन सब पर भारी होगी मेरी क्लास। मैं अपनी क्लास का नोट्स भी आपको देता जाऊँगा और बाकी पीवाईक्यू करवाऊँगा ही करवाऊँगा, मॉडल पेपर कराऊँगा ही कराऊँगा। भूलना मत सब लोग, कब जुड़ोगे? शाम 7 बजे पढ़ने के लिए। जिसने पढ़ा उसे भी मज़ा आएगी, चिंता मत करिए। जो नए हैं कंपल्सरी रोज़ 10:15 पर प्रैक्टिस रात को। ये भैया शाम का टाइम है, सुबह का नहीं। शाम का टाइम है, ये रात का टाइम है। बाकी जब मुलाकात होगी तो सब कुछ बता देंगे। चलिए, आज के सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। अरे मिलिएगा क्लास में, आप पढ़ लीजिए।